स्वागत है साथियों। डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। जो इसके पहले का वीडियो है भारत में शिक्षा का विकास, उसका जो वीडियो का लिंक है तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, जिससे कि आपको आसानी से मिल जाए। बाकी की भी जो चैप्टर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में अगर प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाए तो सबसे पहले लेके आते हैं पुर्तगाली, और 1557 में पहली पुस्तक गोवा के पादरियों ने पब्लिश की। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। उसके बाद 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने द बंगाल गज़ट नाम से भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिकी का भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गज़ट। इसका नाम था द बंगाल गज़ट या द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र, लेकिन क्योंकि इसका जो रवैया था वो सरकार के प्रति आलोचनात्मक था, इसीलिए बाद में इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। धीरे धीरे आप देखेंगे कई सेंसरशिप कानून आए, जिससे समाचार पत्रों को बार बार रोकने का, उनका मुंह बंद करने का प्रयास किया गया। तो ये थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। शुरुआत होती है लॉर्ड वेलेस्ली के समय से, जब समाचार पत्रों का पत्रीक्षण यानी कि सेंसरशिप अधिनियम 1799 में आता है। तो इसमें सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया और नियम लागू कर दिया गया कि सभी जितने न्यूज़पेपर हैं वो मालिक, संपादक, मुद्रक का नाम स्पष्ट तौर पर समाचार पत्र पर छापें। इसका मतलब सीधा था कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो अपनी पहचान उजागर करिए, ताकि सरकार आप पर कार्यवाही कर सके। यही वो शांत नहीं रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रकाशन के पूर्व सरकार के सचिव के पास प्री सेंसरशिप के लिए जो भी आपका समाचार पत्र है उसको भेजना अनिवार्य बना दिया गया। मतलब आपको खबरें छापनी है तो उसके पहले आप सरकार को दिखाइए, जब हम उसको अलाउ करेंगे तभी आप छाप सकेंगे। तो पूरी तरीके से प्रेस का मुंह बंद करने का काम किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। हालांकि लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं तो थोड़ा उदारवादी रवैया होता है और ढील दे दी जाती है। 1818 में जो प्री सेंसरशिप है उसे समाप्त कर दी जाती है। तो ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता रहेगा। अगला जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन है 1823 का, वो आता है जॉन एडम्स के समय में। तो 1823 में जॉन एडम्स कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। इन्होंने भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण लागू कर दिया। इसका क्या था कि अब मुद्रक प्रकाशक को जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होगा, और गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया कि वो लाइसेंस, किसी भी लाइसेंस को रद्द कर देगा या फिर उससे नया प्रार्थना पत्र मांग ले। इसका मतलब वो जब चाहें जिसको चाहें उसे बंद कर सकते थे, और यदि लाइसेंस नहीं लेंगे तो जो प्रकाशित करने वाला होगा उसे आर्थिक जुर्माना, कारावास का दंड वगैरह, और उस प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने का भी इसमें अधिकार दे दिया गया। तो लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑफ 1823 जो है वो पूरी तरीके से बांध देता है प्रिंटिंग प्रेस को कि अब इसका जो विस्तार है वो कम ही होगा। तो इसी के नियम के अनुसार राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी मीरातुल अखबार, तो उसका प्रकाशन बंद करना पड़ा लाइसेंसिंग एक्ट 1823 के तहत। इसके बाद मेटकाफ अधिनियम आता है 1835 का। तो इनका थोड़ा उदारवादी रवैया होता है। 1823 ये 1835 में आता है। तो 1823 का जो लाइसेंसिंग एक्ट था उसको इसमें रद्द कर दिया गया। इसी प्रयास के कारण मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। 1835 के इस प्रेस अधिनियम के अनुसार क्या था कि प्रकाशक, मुद्रक केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना दे दें तो अपना काम आसानी से कर सकते थे। तो लगभग 1856 तक ये कानून चलता रहा, लेकिन जब विद्रोह होता है तो उसके बाद ये इसमें बदलाव आता है। तो 1857 का जो अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम है, ये एक आपातकालीन स्थिति थी। तो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फिर से लाइसेंसिंग एक्ट को लागू कर दिया गया, जिसके कहा गया कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं तो आप प्रिंटिंग प्रेस स्थापित नहीं कर सकते हैं, और सरकार जब चाहे लाइसेंस को रद्द कर सकती। क्योंकि ये उस समय का संकटकालीन अधिनियम था, इसलिए 1 साल बाद इसे समाप्त कर दिया गया, और जो मेटकाफ ने नियम बनाया था वो इसी के अनुसार चलता रहा। इसी तरह 1867 में पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन अधिनियम आया, उससे संबंधित देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रेस और समाचार पत्रों को प्रतिबंधित नहीं करके इनको नियमित किया गया, लेकिन यह अनिवार्य किया गया कि जो भी प्रिंटेड मटेरियल है तो उस पर मुद्रक, प्रकाशक, मुद्रण स्थान का नाम अवश्य उल्लिखित हो।
हाँ, ये भी व्यवस्था की गई कि अगर कोई बुक वगैरह प्रकाशित की गई है तो एक प्रकाशन के 1 महीने के अंदर एक निःशुल्क प्रति वो सरकार को दे, ताकि सरकार उस पर आवश्यक जांच या कार्रवाई कर सके। वहाबी विद्रोह से जुड़े लोगों द्वारा सरकार विरोधी लेखों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में 124 ए जोड़ दी। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को आजीवन निर्वासन या जुर्माने की व्यवस्था की गई। अब एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्वाधिक चर्चित जो एक्ट आया वो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये वर्नाक्यूलर था देसी भाषा, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब था देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। ये 1878 में आता है। तो चूँकि 1857 के बाद जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस थे, जब 1 साल का आपातकालीन वो ख़त्म हो जाता है, फिर से मेटकाफ के नियमों को लागू कर दिया जाता है, तो अप्रत्याशित वृद्धि होती है इनमें और सरकार की अवैधिक आलोचना भी की जाने लगी। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि जो देसी भाषा की, यानी कि इंडियन जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस थी, उनके जो न्यूज़पेपर थे उनको रोक लगाने के लिए अधिनियम पारित किया। तो उसमें लिटन थे, तो उन्होंने ये अधिकार दिया कि जिला दंडनायक को स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को आज्ञा देने का आदेश दिया गया कि वो एक बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करें। तो वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो था, उसमें ये था कि वो कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार विरोधी भावना भड़के। मतलब सरकार के विरोध में बोलने को लेकर के ही मना कर दिया गया। और ऐसे में मजिस्ट्रेट जो भी निर्णय लिया जाता वो निर्णय अंतिम माना गया, मतलब उसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती थी। तो इसमें इसकी जो सबसे गलत बात क्या थी कि इसको अंग्रेजी और देसी जो समाचार पत्र थे उनमें भेद किया गया, कि मतलब अंग्रेजी समाचार पत्रों को तो छूट मिली, लेकिन जितने वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस थे, देसी भाषा में जो समाचार पत्र थे, उनको सारे उनके ऊपर नियम लागू किए गए। तो इसी के अधीन सोम प्रकाश, भारत में ही ढाका प्रकाश, सहचर, अनेक जो समाचार पत्र थे उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। तो अब क्या हुआ कि जो देसी समाचार पत्रों में अंग्रेजी समाचार पत्र से समाचार उधार लिए जाने लगे, भाई उनका जो न्यूज़ है वही लेके अब छापे जाएंगे। तो इसी अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्रिका में बदल गई। बाद में 1878 में तत्कालीन भारत सचिव क्रेनबुक ने पूर्व सेंसरशिप की धारा हटा दी थी। हालांकि 1882 में ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इसको लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। तो ये पूछा जाता है लगाया किसने, लिटन ने, और हटाया किसने, रिपन ने। तो 1878 में आता है, 1882 में इसको हटा दिया जाता है। इसके बाद आता है 1908 का न्यूज़पेपर्स एक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स एक्ट 1908 में आया तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की नीतियों के उपरांत बहुत सारी अशांति जब फैल रही थी, उग्रवादी दल का उत्थान हुआ, तो समाचार पत्रों में सरकार की कड़ी आलोचनाएं हो रही थी। तो ऐसे में लाया गया न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, न्यूज़पेपर्स एक्ट 1908, यानी समाचार पत्र अधिनियम 1908। इसमें क्या कहा गया कि जो समाचार पत्र आपत्तिजनक सामग्री जिससे लोगों को हिंसा अथवा हत्या की प्रेरणा मिलती है प्रकाशित करेगा, तो उसकी संपत्ति और प्रिंटिंग प्रेस को जब्त किया जा सकता था। तो स्थानीय सरकार 1867 के समाचार पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम के अधीन किसी भी मुद्रक प्रकाशक द्वारा की गई घोषणा को रद्द कर सकती थी। इसके बाद आता है 1910 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। तो ये लेटन के अधिनियम के लगभग जितने घिनौने प्रावधान थे उनको फिर से ही पुनर्जीवित करता है, यानी फिर से वही लगभग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जैसा ही आता है। इसमें क्या था, इसकी सबसे गलत बात ये थी कि इसके तहत सरकार किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशक से पंजीकरण जमानत की मांग कर सकती थी, मतलब रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी। तो इसकी जो न्यूनतम राशि होती थी वो 500 और अधिकतम 2000 रुपये तक हो सकती थी। तो इसके साथ साथ क्या होता था कि जो पंजीकरण रद्द करना और जमानत जब्त करने का अधिकार भी उनको मिल जाता था। तो उस समय ये एक बहुत बड़ी रकम होती थी। और जब दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता था जब्त करने के बाद, तो कम से कम 1000 या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की जमानत मांगने का अधिकार था। और अगर पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करती थी तो नया पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता था। तो कुल मिला के एक उन्होंने कमाई का जरिया भी बनाया प्रिंटिंग प्रेस को रद्द करने का, रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी के नाम पे, और इन पर इनका जो मुंह बंद है वो भी करने का पूरा प्रयास की। हालांकि इस अधिनियम के जो शिकार होते थे समाचार पत्र 2 महीने के अंदर स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते थे, लेकिन इसका प्रभाव ही क्या होता। 1921 में आता है प्रेस इंक्वायरी कमेटी। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय थे, सर तेज बहादुर सप्रू। तो उनकी जो ये विधि सदस्य थे सर तेज बहादुर सप्रू, उनकी अध्यक्षता में 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी नियुक्ति की गई।
इसका सिर्फ इतना मतलब था कि भारतीय समाचार पत्रों के प्रति जो कठोर प्रेस कानून है उनकी समीक्षा इसके जरिए की जा सके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय समाचार पत्रों के प्रति कठोर प्रेस कानून थे उनकी समीक्षा के लिए जो प्रेस इंक्वायरी कमेटी गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1921 में थे विधि सदस्य तेज बहादुर सप्रू, उनकी अध्यक्षता में ही ये प्रेस इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी प्रेस समिति की अनुशंसा के आधार पर जो समाचार पत्र अधिनियम न्यूज़पेपर्स एक्ट 1908 और जो इंडियन न्यूज़पेपर्स एक्ट 1910 यानी कि 1908 और 1910 को समाप्त कर दिया गया इसी के तहत पर। तो अब 1931 में एक आता है संकटकालीन शक्तियाँ, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम। इसमें क्या होता है कि प्रांतों को सविनय अवज्ञा के प्रचार को दबाने के लिए ज़्यादातर शक्तियाँ दी गई थी, तो इसके तहत भी इस पर काफ़ी रोक लगाया गया था। इसमें संकेत या आकृति द्वारा किसी की हत्या या अन्य संज्ञेय जितने अपराध थे उनके बदले कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। 1932 में इसका विस्तार करके क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया। तो कई ऐसी गतिविधियां शामिल कर दी गई जो सरकार की प्रभुसत्ता को हानि पहुंचा सकती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो समाचार पत्र जांच समिति 1947 में गठित होती है। तो इसमें जो संविधान सभा में स्पष्ट किए गए थे मूल अधिकार के प्रकाश में जो थे, तो उनको समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 1947 में एक समाचार पत्र जांच समिति 1947 में गठित की। तो इस समिति की सिफारिशें 1931 के अधिनियम को रद्द करती हैं। उसके बाद समाचार पत्रों जो पुस्तक है उनके पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन, आईपीसी की धारा 124 से जो राजद्रोह से संबंधित थी 153 में परिवर्तन, 131 134 के देसी राज अधिनियम को रद्द करना, तो मतलब रेगुलराइज किया गया स्वतंत्रता के बाद, वो होना ही था। इसके बाद 1951 में लाया जाता है समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय का अधिनियम। तो इसमें एक 1954 में प्रेस आयोग का गठन किया गया और लगभग 56 तक ये कानून लागू रहा। बाद में 1965 में प्रेस परिषद अधिनियम 1965 पारित किया गया और 1975 में आंतरिक आपातकाल लागू होने के बाद इसको निरसित कर दिया गया। तो न्यूज़पेपर्स को लेकर के कई कानून आए, कई बार उसको रोकने का, प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो हमने शिक्षा का पढ़ा था और ये समाचार पत्र। तो भारत में राजनीतिक चेतना का विकास का जो एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर 21 क्वेश्चंस का, वो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको एक बार देखिए तो आपके जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसके आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। जहाँ नीड होगी वहाँ मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा, अदरवाइज़ आपको आंसर देता चलूँगा। पहला क्वेश्चन है, वेलेजरी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो इसका सीधा सा कारण था कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाह रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया? तो ये चार्टर एक्ट आया था 1813 में। इसी के बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद ने जन्म लिया। शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ये किया था 1917 में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1917। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो मैकालेज मान्यूट जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लाई गई और उसी समय उसको पारित किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई। इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो डेविड हेयर के प्रयत्नों से राजा राम मोहन राय के। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में स्थापित हुआ। तो ये इसका जो है सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो इसका पहला विकल्प हो जाएगा ए। भारत का पहला समाचार पत्र था, तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ये होगा 6 का ए। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा ए। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड वेलेजली। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो चूंकि लेटन ने लगाया था, रिपन ने हटाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन। 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। और यही रातों रात जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की वजह से अंग्रेजी में बदल गई। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो ये था हिंदू पैट्रियट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इनमें जो बुक लिखी गई हैं इनमें से जो गीता रहस्य है वो तिलक ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? दादा भाई नौरोजी, जिसमें उन्होंने धन का जो निष्कासन है उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन सुमेलित है। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1912 में। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे। तो इसमें जो विकल्प है, जो फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर है उसके लेखक हैं श्री अरविंदो।
बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सूची का यहाँ मेल कराना है लेखक और कृति। तो देखिए इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है, इसमें आपकी रचना हो जाएगी, वो हो जाएगी देवी चौधरानी, चूँकि है तो कई लेकिन इनमें से देखने पे देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र का था नील दर्पण, और प्रेमचंद का होगा शतरंज के खिलाड़ी, और चंद्रकांता योगीनंदन खत्री की थी, तो यहाँ पर उसका ही नहीं, तो उसको नहीं मिलाना है। तो आपका हो जाएगा 2-3-1, 2-3-1 आपका मैच करेगा सी के साथ, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो ये अहमदनगर फोर्ट जेल में उन्होंने लिखी थी, तो आपका जो विकल्प हो जाएगा वो अहमदनगर फोर्ट जेल, 17 का डी विकल्प सही हो जाएगा। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो 18 का सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बुक हैं, उनके ऑथर्स का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट, मदर इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन के देख लेते हैं। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन का भी आपने देखा राम मनोहर लोहिया का है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। इसी प्रकार मदर इंडिया जो है वो लेडी कैथरीन मेयो का है, और लारी कॉलिंस और डोमिनिक लैप्रिए का है फ्रीडम एट मिडनाइट। तो आपका हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3 आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो आपका 19 का हो गया, ए आंसर सही होगा। उदयन मार्टन के स्थापक थे, तो हिंदी में ये समाचार प्रकाशित हुआ था, जुगल किशोर, तो ये इसका हो जाएगा पहला विकल्प 20 का ए, जुगल किशोर। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वुड डिस्पैच 1854 में आया था। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड्स शुरू की गई थी, हाँ इसमें ग्रांट इन एड्स को शुरू किया गया था, और विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सिफारिश भी की गई थी 3 विश्वविद्यालयों की, और शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी नहीं। प्राथमिक शिक्षा में वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस की बात की गई थी, देसी भाषा का, और उच्च स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश की गई थी। तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा, 1-2 जो है वो सही हो जाएगा, तो आपका विकल्प हो जाएगा सी ए, 21 का ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो ये पूरा चैप्टर है इसके प्रैक्टिस के सेट के साथ में ये अपना बुक चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक चैप्टर छोटा सा आएगा, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, तो एक छोटा सा चैप्टर ही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंप्लीट कवरेज राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे फटाफट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। इन वीडियोस को आप बहुत आसानी से केवल ऑन करके अगर रख दें तो आप काम करते हुए भी, सुनते हुए भी, आते जाते भी आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित जानकारी को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।